सिर्फ तुम्हारे कहने पर मैं किसी भी वर्टिकल बिल्डिंग के अंदर कोई अपार्टमेंट या कमर्शियल यूनिट क्यों बुक कराऊं, जबकि मैं एक पीस ऑफ लैंड खरीद के वहां मार्केट बना सकता हूं जो मुझे बहुत अच्छे रिटर्न्स देगी, या फिर अपना घर बना सकता हूं बहुत आसानी से। ये और इस तरह के बहुत सारे एतराज़ात आपको वर्टिकल अपार्टमेंट या कमर्शियल यूनिट पिच करते हुए सुनने को मिलते हैं। आज की वीडियो के अंदर हम बात करेंगे हमारे क्लाइंट्स किस तरह के एतराज़ात करते हैं, क्या ऑब्जेक्शंस होते हैं उनकी तरफ से, और उनके क्या पॉसिबल आंसर्स आप दे सकते हैं। This is Rida Shirazi, your real estate sales coach. And before we move forward, subscribe to the channel, like the video and share this video to as much people as you can जो इस तरह के ऑब्जेक्शंस की वजह से अपनी सेल्स के अंदर डिफिकल्टी का शिकार हैं। अच्छा, इससे पहले कि हम उन ऑब्जेक्शंस और उनके पॉसिबल आंसर्स की तरफ जाएं, हमें ये समझना पड़ेगा कि पाकिस्तान के अंदर बाकी ममालिक की तरह स्काई स्क्रैपर्स या हाई राइजेस या वर्टिकल बिल्डिंग्स क्यों इतनी ज़्यादा नहीं दिखाई देती। इसकी सबसे बड़ी वजह इज FAR और फ्लोर एरिया रेशो। ये एक टेक्निकल टर्म है और आप सेल्स के लोगों के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट हो सकती है। अब फ्लोर एरिया रेशो से मुराद ये है कि जब भी आप कहीं NOC लेते हैं किसी प्रोजेक्ट का, तो वहाँ पर एज पर लॉज बहुत सारी शिकें, बहुत सारी हदूद आपको मुतय्यन कर दी जाती हैं। इसका मतलब ये है कि आप अगर एक पीस ऑफ लैंड ले रहे हो 1000 स्क्वायर फीट का, तो इसमें इतना एरिया आपने खाली छोड़ना है, पार्किंग के लिए इतनी जगह होनी चाहिए, आप सिर्फ इतने फ्लोर्स बना सकते हो, वगैरह वगैरह। अब ये जो फ्लोर्स की रिस्ट्रिक्शन है, ये फ्लोर एरिया रेशो के साथ मुंसलिक है। नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर ये मैक्सिमम 8 तक जाती है, जिसका मतलब ये है कि अगर वो 1000 स्क्वायर फीट का एरिया है और वहाँ से बाकी तमाम उसूल हटा भी दिए जाएं, तो ये 1000 8 से मल्टीप्लाई होगा, 8 द FAR, और ये टोटल 8000 स्क्वायर फीट का एरिया मैं कंस्ट्रक्ट कर सकता हूँ या कवर कर सकता हूँ उस पीस ऑफ लैंड के ऊपर। इसका मतलब ये है कि अब ये मेरी मर्जी है, मैं 1000 स्क्वायर फीट के 8 फ्लोर्स बनाऊँ या 500 स्क्वायर फीट के 16 फ्लोर्स बना दूँ। लेकिन पाकिस्तान के अंदर एविएशन रिस्ट्रिक्शंस भी बहुत ज़्यादा हैं। इस वजह से नॉर्मली जितनी भी बड़ी बिल्डिंग्स के अप्रूवल्स जाते हैं वो रिजेक्ट कर दिए जाते हैं और NOCs नहीं मिलते। और यहाँ ऐसे भी प्रोजेक्ट्स मौजूद हैं जिनका कंस्ट्रक्शन प्लान किसी दौर में अप्रूव कर लिया गया और फिर एविएशन या किसी भी दूसरी डिफिकल्टी की वजह से वो NOCs कैंसिल कर दिए गए, हालांकि उन बिल्डिंग्स के ऊपर काम शुरू हो चुका है। बहुत सारी बिल्डिंग्स आज भी आपको अपने शहरों में देखने को ऐसी मिलेंगी जिनका एक्चुअल अप्रूवल उतनी स्टोरी से ज़्यादा है जितनी कंस्ट्रक्ट हो चुकी हैं, लेकिन उनके काम को बीच में रोक दिया गया और वो उससे ज़्यादा बना नहीं सकती। इसके अलावा एक और मुश्किल पाकिस्तान में है यहाँ के माइंडसेट की, विच मीन्स कि हमारे यहाँ पीस ऑफ लैंड को एक बहुत ही हाई वैल्यू दी जाती है, एक इमोशनल कनेक्शन उसके साथ जुड़ जाता है। इस वजह से लोग ज़्यादातर प्लॉट्स या एग्रीकल्चरल लैंड के अंदर इंटरेस्टेड होते हैं और अभी तक वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रहे वर्टिकल की वर्थ को। एंड हियर कम्स योर पार्ट, यू द इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स, आप जो कंसल्टेंट्स हैं जो रियल एस्टेट के हवाले से लोगों को आगाही फराहम कर रहे हैं, यहाँ आपका काम बनता है कि आप उनको समझाएं कि द फ्यूचर इज अबाउट द वर्टिकल्स। अब ज़रा देखते हैं कि आपका क्लाइंट आमतौर पर किस तरह के ऑब्जेक्शंस आपको देता है किसी भी सेल्स पिच के दौरान। सबसे पहले और सबसे अहम ऑब्जेक्शन जो आपको किसी भी क्लाइंट की तरफ से आता है कि यार हमें ये अपार्टमेंट समझ में नहीं आते, हमें ये हाई राइजेस समझ में नहीं आती कि ना तो छत अपनी, ना ही ज़मीन अपनी, ना ही कोई इंतकाल होगा, ना ही वो अपार्टमेंट मेरे नाम पे ट्रांसफ़र हो सकता है कि एक ही पीस ऑफ लैंड के ऊपर शायद 300 यूनिट्स खड़े हुए हों, तो वो ओन कौन कर रहा होगा एक्चुअली। तो यहाँ पर आपको उनको ये बताना ज़रूरी है, और हिस्ट्री शायद आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतर हो जाए, कि मागला टावर्स इस्लामाबाद वो जब डिसमेंटल हुए थे तो बहुत से लोगों का लाखों करोड़ों का नुकसान हुआ था। उस वक्त तक पाकिस्तान के अंदर कोई ऐसा रूल मौजूद नहीं था कि अगर खुदा ना खास्ता किसी हाई राइज के साथ कोई मसला हो जाता है तो उसको किस तरह से सॉर्ट किया जाएगा, या जो मालिकान हैं उनके साथ किस तरह से बर्ताव किया जाएगा। लेकिन अब पाकिस्तान के अंदर इसकी लीगल ऑब्लिगेशन भी मौजूद है, जिसके मुताबिक वो जितना भी पीस ऑफ लैंड है वो तमाम ओनर्स के दरमियान डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इन केस इवन अगर किसी डिजास्टर की सूरत में वो बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है तो उस पीस ऑफ लैंड को बेच के उसकी वर्थ के मुताबिक अकॉर्डिंगली तमाम लोगों में उसकी प्राइस तकसीम की जाएगी, ताकि जो भी कोलैटरल है उससे तमाम लोग बच सकें और जितना कम से कम कॉम्पनसेट हो सकता है वो लोगों को दिया जाए, उस पीस ऑफ लैंड की ओनरशिप उनके पास हो। तो एक चीज़ तो यहाँ पर नोटिफाई हो जाती है कि आप अगर ये समझते हैं कि आपकी ओनरशिप नहीं होगी या उस अपार्टमेंट का मालिक कौन होगा, तो वो आप ही होंगे जिनके नाम पर वो अपार्टमेंट या वो कमर्शियल यूनिट होगा, और एज पर लॉ अब कानून का ये हिस्सा है। सो यू विल बी ओनिंग दैट थिंग, तो वो छत भी आपकी है और वो ज़मीन भी आपकी है जहाँ पर रह रहे होंगे आप। दूसरा ऑब्जेक्शन आता है कि यार यहाँ पर तो प्राइसेस आप लोगों ने इतनी ज़्यादा करती हैं,
नॉर्मली हाई राइजेस में चीज़ स्क्वायर फिट्स के हिसाब से बिकती है और इनकी प्राइसेस नॉर्मली 5,000 रुपये पर स्क्वायर फिट से लेके 25,000 रुपये पर स्क्वायर फिट तक जाती हैं। और ऑब्वियसली वो जब मल्टीप्लाई होता है तो एक बड़ा सम बन जाता है एज पर द ओनरशिप ऑफ लैंड या उस यूनिट का जितना भी लैंड एसोसिएटेड है उसके साथ। और ये एक अच्छा सम बन जाता है अगर वो 500 से 700 या 800 स्क्वायर फिट की कोई भी इन्वेंट्री खरीदने जा रहे हैं। तो यहाँ पर आप उनको बताएंगे कि सर आप सिर्फ प्राइस को ना देखें, एक महंगी चीज खरीद रहे हैं तो उसका रेट ऑफ रिटर्न भी उतना ही ज्यादा होता है। अगर आप कमर्शियल पर्पसेस के लिए ले रहे हैं तो ये हाई राइजेस नॉर्मली इस तरह से बिल्ड की जाती हैं कि नीचे कमर्शियल के फ्लोर्स होते हैं और उसके ऊपर रेजिडेंशियल होते हैं, जिसका मतलब ये है कि फुटफॉल ऑटोमेटिकली बहुत बढ़ जाता है और जहां पर भी फुटफॉल ज्यादा होगा उस एरिया की वैल्यू वैसे ही बढ़ जाएगी। और दूसरी बात यह है कि अब ट्रेंड्स चेंज हो रहे हैं, तो जितने लोग भी अपने देहात से या मुख्तलिफ इलाकों से शहरों की तरफ मूव करते हैं उनकी प्रेफरेंस होती है एक कंफर्टेबल कोजी किस्म का एनवायरनमेंट जहां पर बहुत सारे मसाइल ना हो। और आपको हाई राइजेस ही ये तमाम सॉल्यूशंस देते हैं, जिसका मतलब ये है कि रेंटल और कैपिटल गेन दोनों आपको बहुत ज़्यादा मिल रहे हैं। और इन केस अगर आपने कल अपना ये अपार्टमेंट या कमर्शियल यूनिट बेचना भी हो तो आपको आम मार्केट या ओपन मार्केट से बहुत ज़्यादा कैपिटल गेन्स यहाँ पर मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर प्राइसेस एक्सपोनेंशियली ग्रो करती हैं। फुटफॉल जितना ज़्यादा है मार्केट में उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा होगी और ऑब्वियसली जितनी वैल्यू बढ़ेगी उस लिहाज से प्राइस भी बढ़ जाएगी, तो बहुत ज़्यादा रिटर्न्स या आरओआई मिलने के चांसेस हैं। अब तीसरा एतराज़ ये होता है कि जो मैंने तुम्हें 1 या 1.5 करोड़ रुपया एक अपार्टमेंट के अगेंस्ट देना है, मैं क्यों ना एक पीस ऑफ लैंड खरीदूं जो किसी भी नॉर्मल लेवल की सोसाइटी में मुझे 70-80 लाख रुपए का 5 से 7 मरले का प्लॉट मिल जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता उस पर कंस्ट्रक्शन करता रहूं। तो अगर मैं बहुत स्लो भी कंस्ट्रक्शन रखूं तो अगले 2-3 साल में मैं अपना एक अच्छा घर बना लूंगा, मैं उस लैंड को भी ओन करूंगा, वो घर भी मेरा होगा, अपनी मर्जी से वहां पर जैसे जिंदगी गुजारना चाहूंगा गुजारूंगा। मैं वहां पे पार्टीज करूं, मेरे दोस्त आए, मेरे फैमिली की गैदरिंग हो, मुझे कोई तंग करने वाला नहीं होगा। फिर अपार्टमेंट में तो बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस भी होंगी। तो यहाँ पर 2 चीज़ों के जवाब देना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली चीज़ ये है कि सर जिस लोकेशन के अंदर हम आपको ये प्रोडक्ट ऑफर कर रहे हैं इस लोकेलिटी के अंदर आपको इस प्राइस रेंज के अंदर कोई भी अच्छा प्लॉट नहीं मिलेगा। या तो आप 1 से 1.5 करोड़ रुपए में एक अच्छा प्लॉट खरीदेंगे और उसके बाद उसके ऊपर कंस्ट्रक्शन की टाइम और एफर्ट और मनी लगाएंगे और उसके बाद आप एक घर में रहने के काबिल होंगे। दूसरी चीज, आज के दौर में इन्फ्लेशन जिस तरह से बढ़ रही है, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट शायद आपके प्लॉट की कीमत से भी ज्यादा आपको लगानी पड़ जाए। और अगर आप 2 से 3 साल की बात कर रहे हैं और जो मकान आज आप 1.5 करोड़ में बना सकते हैं वो शायद अगले 3 साल में आपको 2.5 से 3 करोड़ में पड़ जाए। और रही बात इंजॉयमेंट की, तो यहाँ पर तमाम फीचर्स मौजूद हैं, यहाँ पर अम्यूनिटीज दी जा रही हैं, यहाँ पर पूल्स मौजूद हैं, यहाँ पर सिनेमाज और वो तमाम अम्यूनिटीज मौजूद हैं। आप उनको जब चाहें इंजॉय कर सकते हैं, वो आपके लिए ही तैयार की गई हैं और आपके लिए ही ऑफर की जा रही हैं और आपकी घर की फैसिलिटीज से शायद बहुत बेहतर और प्रोफेशनल अंदाज में तैयार की गई होंगी कि जितना मैक्सिमम यूटिलाइजेशन उनकी हो सके वो आपको ऑफर की जाए। तीसरी बात ये कि अपने घर के लिए आपको अलग से सिक्योरिटी रखनी पड़ेगी। इस वक्त मुल्क की जितनी बड़ी से बड़ी और लविश और पोश सोसाइटीज़ भी हैं वहाँ पर भी सिक्योरिटी का ख़तरा कहीं ना कहीं मौजूद ज़रूर रहता है, जबकि एक बिल्डिंग अपार्टमेंट के अंदर आपको प्रॉपर 24 और सिक्योरिटी दी जाती है। आपकी फैमिली यहाँ पर सेफ है, यहाँ जो अम्यूनिटीज़ दी जा रही हैं आपके बच्चे इसी प्रेमिसेस के अंदर रहते हुए खेल सकते हैं, वो एंजॉय कर सकते हैं, नीचे ही मॉल्स मौजूद हैं, आपको बहुत ज़्यादा बाहर नहीं जाना पड़ता, आपके बच्चे हर तरह की एक लग्जरियस लाइफ यहाँ पर एंजॉय कर सकेंगे। और एक और चीज़, यहाँ किसी भी किस्म के मसाइल की सूरत में मेंटेनेंस आपको हम प्रोवाइड करेंगे, आपको अलग से अपने प्लम्बर या अपने इलेक्ट्रिशियन का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। और दे विल बी अ कॉल अवे, तमाम सर्विसेज आपके डोर स्टेप पे मौजूद होंगी, आपको फ्रॉड या उस तरह की किसी भी नुकसान का अंदेशा नहीं रहेगा। ये तमाम चीज़ें आपको इस प्रोडक्ट के साथ अम्यूनिटीज़ के तौर पर मिल रही हैं सर। तो आपका अपना घर बनाना बहुत मुश्किल भी होगा, टाइम कंज्यूमिंग भी होगा, और जो मार्केट में फ्रॉड्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल के अंदर वेरिएशन है, शायद आप उसको अफोर्ड ना कर सकें। और कल शायद आप दोबारा बैठ के सोचें कि अगर मैं हाई राइज में इन्वेस्ट कर देता तो मेरे ये सारे मसाइल शायद सॉर्ट हो चुके होते। इसलिए हाई राइज हमेशा एक बेहतर ऑप्शन होगी। चौथा एतराज़ जो आपको क्लाइंट की तरफ से मिलता है, अगर वो टेक्निकल टर्मिनोलॉजी जानते हैं तो वो नेट और ग्रॉस एरिया के ऊपर आपसे लाजमी बात करेंगे। अब नॉर्मली हाई राइजेस के अंदर आप ग्रॉस एरिया की बेस के ऊपर प्राइसिंग करते हैं, जिसका मतलब है वो जो स्क्वायर फीट प्राइस की मैंने बात की वो ग्रॉस एरिया से मल्टीप्लाई होती है।
ग्रॉस एरिया के अंदर सर्कुलेशन भी शामिल होती है। अब सर्कुलेशन वो तमाम एरियाज हैं जो किसी की ओनरशिप में तो नहीं आते, लेकिन इस्तेमाल सब कर रहे हैं, फ़ायदा सबको है। इसमें लिफ्ट्स आ जाती हैं, स्टेयर्स आ जाते हैं, जो वॉशरूम पब्लिक के लिए वहाँ पर अवेलेबल होते हैं वो इसमें काउंट होते हैं, और इसके अलावा जितनी भी लॉबीज और हॉलवेज आपको मिलते हैं उन तमाम का एरिया भी कैलकुलेट होकर इस सर्कुलेशन के अंदर शामिल हो जाता है, और फिर आपका ग्रॉस एरिया बनता है और आप उससे मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर आपका इन्वेस्टर, आपका बायर आपसे एतराज़ कर सकता है, यार मैं तो जितना पीस ऑफ लैंड ओन करूँगा मैं आपको सिर्फ उतने पैसे दूंगा, मैं आपको बाकी तमाम चीज़ों के पैसे भी क्यों दूँ, वो मैं क्यों कीमत अदा करूँ जो मैं शायद प्रॉपरली अपने तौर पर इस्तेमाल नहीं कर रहा, वो तो सब इस्तेमाल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको फिर टेक्निकल आंसर देना होगा बेस्ड ऑन द रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, कि सर ये तमाम चीज़ें आपके ऊपर इजाफी खर्चा नहीं है, ये वैल्यू एडिशन है। अगर ये लिफ्ट्स मौजूद नहीं होंगी, एलिवेटर्स या एस्केलेटर्स मौजूद नहीं होंगे, तो चांसेस कम हैं कि अगर आप दूसरे या तीसरे फ्लोर पे मौजूद हैं तो क्लाइंट आपकी उस यूनिट तक पहुंचे। आपकी अपनी फैमिली को आने में कितनी तकलीफ होगी, और अगर डेडिकेटेड लिफ्ट्स मौजूद हैं तो इसका मतलब है कि आपकी फैमिली को ऊपर आने के लिए ज़्यादा इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। ये वो वैल्यू एडिशन है जो आपको दी जा रही है, और अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आपको ही है। और आपको याद है ना वो प्राइसिंग की एलिवेशन की बात, तो जितनी ज़्यादा अम्यूनिटीज़ होंगी उतने ज़्यादा वैल्यू एडिशन होगी, और जितनी वैल्यू एडिशन मार्केट के लिहाज से ज़्यादा होगी कैपिटल गेन्स यानी कि उस प्रोडक्ट की वर्थ बढ़ती जाएगी। अल्टीमेटली इसका फ़ायदा आपको ही है। पांचवा एतराज़ नॉर्मली ये होता है कि यार अगर खुदा न खास्ता ये बिल्डिंग गिर जाती है, खुदा न खास्ता सैलाब, जिस तरह हमने देखा बहुत से होटल्स इस सैलाब ने अपने साथ बहा लिए, उस सूरत में क्या होगा। यहाँ पर तो ठीक है ओनरशिप मिल जाएगी, मैं ज़मीन भी ओन करता हूँ, बट ज़मीन की प्राइस मेरी उस कीमत को तो शायद कम्पीट नहीं करेगी। तो यहाँ पर आप बता सकते हैं कि पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इंश्योरेंस कंपनीज भी मौजूद हैं, और तमाम जो वर्टिकल्स या हाई राइजेस बनाए जाते हैं जहाँ पर ये ख़तरा मौजूद होता है कि यहाँ पर जलजला या सैलाब या इस तरह की कोई भी नागहानी आफत आ सकती है, डेवलपर्स हमेशा उसको इंश्योर करवाते हैं, और उस प्रोडक्ट की इंश्योरेंस अल्टीमेटली आपको भी कवर कर रही होती है। तो खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसा मसला होता है, ऑब्वियस उसमें क्लॉजेस मौजूद हैं किस किस तरह के डिज़ास्टर्स के अंदर कितने परसेंटेज कवर होगा, तो अकॉर्डिंगली आपको कंपनसेट किया जाएगा, इसलिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब एक छोटा एतराज़ ये आता है कि यार कीमतें इतनी ज़्यादा हैं, मैं फ्लोर तो पूरा ख़रीद नहीं सकता, तो मैं 1, 2 या मैक्सिमम 3 यूनिट्स तुमसे ख़रीद लूँगा, उसके अंदर मैं क्या ही कमा लूँगा, कितना ही कैपिटल गेन या कितना ही रेंटल मुझे मिल जाएगा। तो यहाँ पर आप बताएंगे अपने प्रोडक्ट की लोकेशन की बेस के ऊपर या अपने डेवलपर की वेल बीइंग के ऊपर, क्योंकि नॉर्मली हाई राइजेस के अंदर कमर्शियल यूनिट्स के लिहाज से डेवलपर्स ही बिजनेस जनरेट करके लाते हैं, और नॉर्मली अच्छे डेवलपर्स अपना प्रोजेक्ट शुरू करने से पहले बैंक्स, टेलीको कंपनीज या मुख्तलिफ बिजनेस ओनर्स या ब्रांड्स के आउटलेट्स को पहले ही अग्रीमेंट के लिहाज से अपने उस प्रोडक्ट के अंदर इन्वॉल्व कर लेते हैं, और आपको एक्चुअली पता होता है कि ये फूड कोर्ट है, इसमें कौन कौन से ब्रांड्स आने वाले हैं, फलां जो हमारा पूरा फ्लोर है इसमें ब्रांड आउटलेट्स मौजूद होंगे। तो सर अगर आप ये 2 दुकानें खरीदने भी जा रहे हैं तो इस फ्लोर के ऊपर हमारे पास ब्रांड आउटलेट्स होंगे, और ब्रांड्स नॉर्मली पे गुड रेंट्स, और नॉर्मली ब्रांड्स को 3 से 4 यूनिट्स चाहिए होते हैं, और इन ब्रांड्स को भी हमारे डेवलपर लेके आ रहे हैं। तो आप 1 यूनिट भी ओन करते हो उन 4 में से, तो आपको अच्छा रेंट मिल रहा होगा एज कम्पेयर टू मार्केट। सो 1 खरीदें या 3 यूनिट्स खरीदें, फ़ायदा आपको नॉर्मल मार्केट से ज़्यादा ही मिल रहा होगा। सातवां एतराज़ नॉर्मली ये होता है कि यार मैं बाहर कोई दुकान क्यों ना ख़रीद लूँ, वहाँ पर मैं उसको किराए पर लगा सकता हूँ, जब दिल चाहे खाली करवा लूँगा, ओनरशिप मेरे पास होगी। अभी आपने बताया कि आपका डेवलपर यहाँ पर लाकर अपनी मर्ज़ी से कोई बंदा बिठाएगा या कोई ब्रांड यहाँ पर सेटल करवाएगा, तो मेरी मर्ज़ी तो इस पूरे प्रोसेस में नहीं होगी। तो आप यहाँ पर उनको बता सकते हैं सर ये एक्चुअली आपके फ़ायदे की बात है, आपके सर से ये फटीग उतर रही है, आपको ये मसला नहीं होगा कि 2 महीने मेरी अगर दुकान खाली रही है तो उसका किराया कहाँ से आएगा। जब हमारा प्रोडक्ट डिलीवर हो जाएगा उसके फ़ौरन बाद से आपका रेंटल एग्रीमेंट शुरू हो जाएगा, और डेवलपर आपको पे करना स्टार्ट कर देगा, चाहे वो दुकान रेंट पे लगे या ना लगे। क्यों? क्योंकि डेवलपर ने ये ओनरशिप अपने ऊपर ली है। तो बिजनेस जनरेट करना, बिजनेस डेवलप करना हमारी अपनी टीम की जिम्मेदारी है। हमने वहाँ पर ब्रांड्स ला के बिठाने हैं, और आपको पर्टिकुलर परसेंटेज के लिहाज से एक रेंटल मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्योंकि जिम्मेदारी हमारी है, तो वो रेंट के लिहाज से जो शख्स वहाँ बैठा है वो कभी आपको तंग नहीं कर सकता, और आपको परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो ओनरशिप और वो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमारी होगी। आप रेंटल एग्रीमेंट्स के झंझट से बच गए, आपको
बार बार उनके पास आकर तंग नहीं होना पड़ेगा, आप उनकी वजह से किसी भी परेशानी के शिकार नहीं होंगे। आपको उसकी मेंटेनेंस का उस तरह से ख्याल नहीं रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ब्रांड मौजूद है तो वो अपनी आउटलेट्स को खुद से ही बहुत अच्छे से मेंटेन करेंगे। और पांचवी चीज़ कि जैसे ही कोई बड़ा ब्रांड वहाँ पे मौजूद होगा तो आपके उस यूनिट की वर्थ वैसे ही बढ़ जाएगी। वो अगर 2 3 या 5 साल वहाँ पर रुकते हैं, उसके बाद वो शिफ्ट भी कर जाएं, तो आपके उस यूनिट की वैल्यू बाकी यूनिट्स के मुकाबले में ज़्यादा बढ़ जाएगी और आप वो पर्क्स एंजॉय करते रहेंगे हमेशा के लिए। और आखिरी और सबसे बड़ा एतराज़ होता है कि यार अगर मैं एक प्लॉट खरीदूं या कोई भी लैंड परचेज करता हूं तो वक्त के साथ साथ अपनी वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ाएगी। क्या पता किस्मत का ताला खुले और वहाँ से कोई बड़ी रोड या कोई बड़ा प्रोजेक्ट गुजरने लगे और उसके बाद मुझे बहुत ही एक्सपोनेंशियल फ़ायदा मिल जाए वहाँ से। तो आप उनको ये रिबटल दे सकते हैं कि सर ये तमाम चीज़ चांस पे है। हु नोज़ कि जहाँ हमारा प्रोजेक्ट बन रहा है यहाँ पर अगले 5 साल में कितनी ज़्यादा फुटफॉल हो जाए। हमारी लोकेशन के कंपैरिजन में आप अगर कोई पीस ऑफ लैंड खरीदने के लिए जाएंगे तो हो सकता है वो आपको थोड़े दूर दराज इलाके में मिले जो आज से 10 15 या 20 साल बाद डेवलप हो। आप अगर किसी सोसाइटी में आज प्लॉट खरीदते हैं तो नॉर्मली सोसाइटीज़ की डेवलपमेंट का टाइम 8 से 10 साल होता है, जबकि ये प्रोजेक्ट हम आपको 3 से 4 साल में डिलीवर कर देंगे और आपका रेंटल उस वक्त से शुरू हो जाएगा। और अगर आप पाकिस्तान की इन्फ्लेशन की बात भी करें तो इस वक्त इन्फ्लेशन तकरीबन 26% पे खड़ी है, जिसका मतलब यह है कि हर साल कम से कम इतना इंक्रीज तो आएगा। और सबसे अहम बात कि आप इस वक्त पूरी पेमेंट नहीं दे रहे, आपने सिर्फ डाउन पेमेंट देनी है और बाकी 3 साल में इंस्टॉलमेंट्स देनी है। क्यों? अपनी सारी अमाउंट एक ही जगह पर आप डंप करना चाह रहे हैं। एंजॉय कीजिए, लेवरेज लीजिए, देख देख के एज पर कंस्ट्रक्शन की अपडेट आप इंस्टॉलमेंट्स देते जाएंगे तो अथॉरिटी आपके हाथ में होगी और ये सारी लेवरेज आपको मिल रही है। सो उम्मीद है ये तमाम एतराज़ात आप बहुत अच्छे से सुनेंगे, इनको ध्यान में लाएंगे और अपने क्लाइंट्स को बहुत अच्छे तरीके से पिच कर सकेंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर द नेक्स्ट सेल्स मीटिंग एंड आई बिलीव कि आप उसको बहुत अच्छे से क्रैक करेंगे। थैंक यू वेरी मच।